जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और छोटे छोटे उसमें थ्योरी आती जाएगी, उसको पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग कल के जितना भी क्लास किए उन सब में हमने क्या लिया था, पार्टिकल। अब मैं धीरे धीरे बॉडी की तरफ जा रहा हूं। मान हमको दो बॉडी ऐसा मिला जो टू डायमेंशनल बॉडी है, मतलब प्लेन बॉडी। तो ऐसा देखो एग्जांपल, टू फ्लैट बॉडीज, कुछ ऐसा हमको मिला, दो फ्लैट बॉडी ऑफ सेम थिकनेस। आगे दोनों की मोटाई सेम हो गई ना, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। मतलब ए एरिया लोगे तो उसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, यूनिट एरिया लोगे तो मास हो जाएगा सिग्मा। अब सुनना मुझे ध्यान से, मासेस M1, M2, एक बात हो गई है। एरिया A1, A2। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1, R2, ऐसा कुछ दिया है। कोई भी बच्चों मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लो कोई बॉडी ये है, फ्लैट बॉडी है, ध्यान रखना। और कोई बॉडी यहां पर ये है। ये सब कैसे बॉडी है? 2D बॉडीज, टू डायमेंशनल बॉडीज। भाई ये अपना बता रहा जहां मेरा सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन है कितना, R1। ये बताया जहां पर मेरा मास कंसीडर कर सकते हो, दैट इज गिवन एज व्हाट, R2। ये कहा मेरा मास है M1, ये कहा मेरा मास है M2। ये बताया मेरा एरिया है A1, ये बताया मेरा एरिया है A2, और दोनों का मास पर यूनिट एरिया इज गिवन सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया इज गिवन सिग्मा। अब बच्चों हमसे बताना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका नाम क्या रखेंगे, आर सेंटर ऑफ मास। दिस इज M1 R1 प्लस M2 R2 एंड अपॉन M1 प्लस M2। अब बोलो बच्चों M1 को क्या लिख सकते हैं, M1 इज सिग्मा इंटू A1, बाय यूनिट एरिया में सिग्मा मास, तो A1 एरिया में सिग्मा इंटू A1। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो सिग्मा A1 R1 प्लस सिग्मा A2 R2 एंड अपॉन M1 इज सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2। यहां से R सेंटर ऑफ मास का बच्चों वैल्यू आ गया, सिग्मा कॉमन ले लो हर जगह से, ऊपर से भी सिग्मा ले लिए, नीचे से भी सिग्मा ले लिए, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या बचा, दिस इज A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन दिस इज A1 प्लस A2। कई बार हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे फ्लैट सरफेस का जिसका थिकनेस सेम रहेगा, मास पर यूनिट एरिया सेम रहेगा, मास दिया ही नहीं रहेगा। भाई हमको तो यही फॉर्मूला आता है ना, आर सेंटर ऑफ मास का तो हमको यही फॉर्मूला आता है, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, जितना भी रहेगा। मतलब को मास और आर पता होना चाहिए, बट क्वेश्चन दे देगा उसका मास देगा ही नहीं, बस इतना बता देगा कि
जो मैंने 2 बॉडी या 3 बॉडी या 5 बॉडी जो भी बॉडी दिया उसका मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट। तो अगर मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा तो मास पर यूनिट एरिया ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और मास के बदले हम एरिया का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हमको क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर मास नहीं दिया रहेगा उसके बदले एरिया दिया रहेगा। नोट कर जाइए, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखो बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है क्या, लोकेट सेंटर ऑफ मास। ये स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड बी। जो ध्यान रखना ये सब क्या है, प्लेट है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका सेंटर है। अब दिया है सेम मास पर यूनिट एरिया, दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है। इसका तुमको बताना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। और बच्चों यहां पर सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए, दिस इज सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 2a, मास पर यूनिट एरिया इज सेम। इसका सेंटर कहीं यहां पड़ेगा और इसका सेंटर कहीं पर यहां पड़ेगा। आपको इस सिस्टम का बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। चलो बच्चों मेरे से मिलाओ। ये देखो, ये जो लिखा है ना सेम मास पर यूनिट एरिया, ये हमको ये फ्रीडम देता है कि मैं मास के बदले एरिया का यूज कर सकता हूं। तो बच्चों हम लोग यहां पर अपना फॉर्मूला लगाया जाए। कल मैं तुम लोगों को समझाया था कि अगर पार्टिकल्स केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो तुमको आर सेंटर ऑफ मास में, मतलब सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा। वाई के लॉन्ग तुमको इसका सेंटर नहीं मिलने वाला है और जेड के लॉन्ग सेंटर नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब इसके लिए जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास डिसाइड होगा दैट विल बी ओनली एक्स सेंटर ऑफ मास। एंड हियर हम क्लियरली लिख सकते हैं कि वाई सेंटर ऑफ मास एंड जेड सेंटर ऑफ मास इज 0। तो बच्चों एक्स सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास के बदले क्या ले लेंगे, एरिया। दिस इज a1 x1 a2 x2 एंड अपॉन a1 प्लस a2। वैल्यू पुट करो। a1 इज व्हाट, स्क्वायर जिसका साइड है a, दिस इज a स्क्वायर। और x1 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, ये है a, तो इसका सेंटर पड़ेगा a/2 पर, दिस इज a/2 प्लस a2 इसका एरिया साइड b है, दिस इज व्हाट b स्क्वायर। अब इसका पोजीशन वेक्टर कहां पड़ेगा, तो a, ये दूरी a हो गया और ये पूरा b है तो इसका आधा होगा b/2, दिस इज a प्लस b/2 एंड अपॉन a1 प्लस a2। a1 मतलब a स्क्वायर और a2 मतलब b स्क्वायर। कुछ यहां से एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आएगा, दिस इज a3/2 प्लस b स्क्वायर a प्लस b/2 and the whole upon a square plus b square, and this is the answer। हमसे पूछेगा वेक्टर फॉर्म में तो लिख देंगे इतना i प्लस 0j प्लस 0k। एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिला, वाई सेंटर ऑफ मास इज 0, जेड सेंटर ऑफ मास इज 0। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा, मतलब कितना x कॉमा कितना y कॉमा कितना z, तो लिखेंगे इतना x कॉमा 0 कॉमा 0। तो बच्चे ये रहा तुम्हारा एक्स सेंटर ऑफ मास। इसको निकालते हैं। इसी तरीके से तुम लोग जरा इसको सोचो अपने से, जिन बच्चों का नहीं हो पाया था इसको देख लिए मैंने कैसे बनाया। अब आप इसको सोचिए खुद से करिए। चलो ये मेरे से मिलाओ। ये देखो जो भी मास है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, इसलिए से केवल वाई सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, जेड सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, मिलेगा केवल क्या, वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास इज m1y1 प्लस m2y2 एंड अपॉन
M1 प्लस M2। बट मैं M के चक्कर में क्यों पढ़ूं? हम तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर थिकनेस सेम हो तो हम मास के बदले क्या लिख सकते हैं? एरिया। तो बच्चों हम यहां से मास को मिटाकर और मास के बदले क्या लिख देंगे? एरिया। तो देखो दिस इज A1 AY1, दिस इज A2 Y2, A1 प्लस A2। अब वैल्यू पुट करो। बोलो A1, इसका नाम मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2। इसका रेडियस कितना है? A। A1 इज पाई A स्क्वायर। Y1 बोलो बच्चे इसका ये दूरी कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर। तो रेडियस कितना है? A, दिस इज A प्लस A2। इसका एरिया कितना? इसका रेडियस है 2A, तो पाई इंटू 2A का स्क्वायर। A2 Y2 व्हाट इज Y? ये देखो ये पूरी दूरी हो गई 2A और इसका रेडियस भी हो गया 2A, तो इसका जो सेंटर है उसका Y कोऑर्डिनेट होगा 4A। दिस इज 4A एंड अपॉन A1 प्लस A2, दिस इज पाई A स्क्वायर प्लस पाई 2A का स्क्वायर। जो यहां से Y सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, पाई कॉमन ले लो, बोलो क्या बचा? A स्क्वायर A, दिस इज A क्यूब, पाई कॉमन ले लो, 4 इंटू 4 मतलब 16, A स्क्वायर इंटू A, दिस इज A क्यूब एंड अपॉन पाई A स्क्वायर प्लस 4 पाई A स्क्वायर, दिस इज 5 पाई A स्क्वायर। पाई से पाई हमारा बच्चों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 16 and 1 17A क्यूब एंड अपॉन 5A स्क्वायर। यहाँ A स्क्वायर से A क्यूब कटेगा तो A बचेगा, दिस इज 17 by 5A। इस सिस्टम पर केवल क्या मिलेगा? Y सेंटर ऑफ मास। X सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा, Z सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, सेंटर ऑफ मास इज 0, x कोऑर्डिनेट 0, x सेंटर ऑफ मास इज 0, दिस इज 17 by 5A and comma Z center of mass is 0 and this is answer। नोट कर जाइए। अब बच्चों आगे देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम दिया है जिसके पूरे वॉल्यूम में मास हो, मीन्स स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड क्यूब, और मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मीन्स अगला हम लोग का नोट्स ऐसा, इफ मास पर यूनिट वॉल्यूम बी कांस्टेंट फॉर अ 3 डायमेंशनल बॉडी। इस बार हम लोग प्लेन बॉडी नहीं पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी पढ़ रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा बॉडी है, कुछ इस 3D बॉडी है, ध्यान रखना, जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब है। इसका सेंटर का यहां पड़ा, तो ये हमारा हो गया R1, और यहां पर इसके सेंटर को हमने बोल दिया क्या? दिस इज R2, R1 R2। तो जिसका मास रखे M1, इसका मास रखे M2, इसका वॉल्यूम मान लिए V1, इसका वॉल्यूम मान लिए V2, और क्या दिया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम is rho and same for both, दोनों के लिए सेम है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 बराबर रो इंटू V1
m2 इज इक्वल टू रो इंटू v2। और अब हमसे पूछा गया इसका बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहां पड़ेगा। दिस इज आर सेंटर ऑफ मास इज, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, m1r1 अपॉन m2r2, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ वैल्यू पुट करो, m1 का वैल्यू बोलो रो v1 r1 प्लस रो v2 r2 एंड अपॉन रो v1 प्लस रो v2। यहां सोचो रो को बाहर निकाल लो, मैं यहीं पर निकाल लेता हूं रो को बाहर। बोलो क्या बचेगा, v1 r1 प्लस v2 r2 एंड अपॉन दिस इज रो v1 प्लस v2। हमारा बच्चों रो से रो कैंसिल हो गया और r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया, दिस इज v1 r1 प्लस v2 r2 एंड अपॉन v1 प्लस v2। पिछले में हम लोग क्या पढ़े, अगर मास पर यूनिट एरिया सेम हो तो मास के बदले एरिया ले सकते हैं। इस बार अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम हो तो हम मास के बदले वॉल्यूम लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर 2 बॉडी, 3 बॉडी, 5 बॉडी, 10 बॉडी, सबने बोला कि मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम m1 के बदले v1 लिख सकते हैं, m2 के बदले v2 लिख सकते हैं। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 विल बिकम v1 r1 प्लस v2 r2 अपॉन v1 प्लस v2। तो फ्लैट बॉडी के लिए a1 r1 प्लस a2 r2 अपॉन a1 प्लस a2, और 3D बॉडी के लिए v1 r1 प्लस v2 r2 अपॉन v1 प्लस v2। नोट कर जाओ बच्चों। देखो बच्चों, हमारे सामने 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लोकेट सेंटर ऑफ मास। पहले क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, 2 स्फीयर है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम दोनों के लिए। यहां पर क्यूब ऑफ साइड 2a साइड का क्यूब, और ये है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक क्यूब है और एक सॉलिड स्फीयर है। बच्चों आपको दोनों ही केस में बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। चलो बच्चों मेरे से मिला दो। ये देखो, सारा इसका मास सेंटर पे माना जा सकता है, इसका सारा मास सेंटर पे माना जा सकता है। हम बोलेंगे ऑल द मासेस आर लाइंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, सो हियर ओनली x center of mass can be got। हम लोग y center of mass, z center of mass निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। हम यहां पर लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, भाई y सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचोगे तो 0 आएगा, z सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचोगे तो 0 आएगा, और x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा, m1। बट m1 में क्यों लिखूं, हम तो पढ़ चुके हैं कि अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम हो तो m1 के बदले क्या लिख सकते हैं, v1। दिस इज v1x1 प्लस v2x2 एंड अपॉन v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करो, बोलो v1 इससे कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, रेडियस कितना है r, प्लस अच्छा x1 भी तो है ना, दिस इज v1 x1। बोलो x1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना, रेडियस के बराबर, तो दिस इज r प्लस v2 4/3 पाई 2r क्यूब
इंटू रेडियस इतना इंटू x2, इसका x कोऑर्डिनेट बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r और इसका रेडियस है 2r, तो 2r और 2r 4r एंड अपॉन v1 प्लस v2 4/3 pi r क्यूब प्लस 4/3 pi 2r का क्यूब। तो बच्चों 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi गायब कर देते हैं हर जगह से, तो बोलो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। एक सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया r क्यूब इंटू r का पावर 4 प्लस 2r क्यूब मतलब 8r क्यूब, 8 इंटू 4 32, दिस इज 32 r क्यूब और r, दिस इज r का पावर 4 एंड अपॉन r क्यूब प्लस 8r क्यूब, दिस इज इक्वल टू 9r क्यूब, दिस इज 32 एंड 1 33 और r का पावर 4 अपॉन r क्यूब, दिस इज r और नीचे बचा 9 एंड दिस इज द आंसर। मतलब इस सिस्टम का y सेंटर ऑफ मास 0, z सेंटर ऑफ मास 0 और x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिला। मतलब हमने सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सब बता दिया। इस आधार पर पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, जिन बच्चों का ये नहीं हो पाया था ऐसे ही इसको बनाने की कोशिश करो। पहले मिलाओ बच्चों, मेरे से मिलाओ तो इसको देखो क्या लिखा जाए। इसमें भी हम क्लियरली लिखेंगे कि y सेंटर ऑफ मास इज 0, बिकॉज सारा मास तो x के लॉन्ग पड़ा हुआ है। तुम्हारा सेंटर तो यहां पर है x एक्सिस पर, तुम्हारा सेंटर x एक्सिस पर है, तो y सेंटर ऑफ मास इज 0 एंड z सेंटर ऑफ मास इज 0। केवल मिलेगा कौन, x सेंटर ऑफ मास, इसका वैल्यू हो जाएगा v1x1 v2x2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 का वैल्यू बोलो क्यूब ऑफ साइड 2a, क्यूब का वॉल्यूम होता है l क्यूब, तो लिखेंगे 2a का क्यूब, 2a का क्यूब इंटू x1, ये लेंथ है 2a, तो ये हमारा मिल जाए कितना a प्लस v2, v2 का वैल्यू बोलो, ये हमारा v2 है, ये वॉल्यूम, इसका रेडियस कितना है a, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 pi a क्यूब और इनटू x2, इसका x कोऑर्डिनेट, तो बच्चों ये देखो 2a, यहां से यहां तो हो गया 2a और a, दिस इज 3a एंड अपॉन v1 प्लस v2, v1 2a क्यूब और प्लस 4/3 pi a क्यूब। यहां से बच्चों x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया, बताओ क्या आएगा। पहले तो देखो यहां पर a क्यूब और a का पावर 4, a क्यूब और a का पावर 4, पहले a का पावर 4 को बाहर निकाल लो, बोलिए क्या बचेगा 8 और प्लस बच्चों यहां क्या बचेगा बताओ 4π/3, दिस इज 4π/3, ये बचा हमारा। एक और 3 है बाहर, तो वो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और केवल बच जाएगा क्या हमारा 4π, बच्चों ये 3 और ये 3 हमारा कैंसिल हो गया। बोलो नीचे क्या बचा 2a क्यूब, मतलब क्या हुआ a क्यूब यहां भी है, a क्यूब यहां भी है, बाहर निकाल दो a क्यूब, तो बोलो 2 क्यूब में क्या बचा 8 प्लस यहां क्या बचा 4π/3, दिस इज 4π/3। बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, a क्यूब और a का पावर 4 कटेगा तो क्या बचेगा a और यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 4π and upon 8 plus 4π/3 and this is answer। तो यहां पर जो हमसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन,
बोलेंगे तुम्हारा y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास 0 है, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा एंड दिस इज द आंसर। नोट कर जाइए। चलो बच्चों देखो, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। तो डिस्क्रीट अलग अलग पार्टिकल था। कोई बॉडी हमको मिला नहीं, मान लो प्लेट मिला, तो प्लेट का सारा मास कहां मान लेते उसके सेंटर पर। तो स्फीयर मिला, सारा मास कहां मान लेते उसके सेंटर पर। बट अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। एकदम आसानी क्लाइन का रूल है, जो आपने पढ़ा है अभी उसी को अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं बच्चों, देखो मान लो कि हमको निकालना है ऐसा कोई चीज, ध्यान से देखना एकदम, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। और बच्चों रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है। मान लो ऐसा रॉड है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। इस x एक्सिस पर एक यूनिफॉर्म रॉड मतलब थिकनेस इज सेम, ऐसा। इसका कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, 0 0। यहां कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, l, 0। लेंथ कितना है, l है ना। अब हमसे कहा इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। तो पहला तो बच्चों लोग बात बोलेंगे कि भाई इसका अगर तुम y सेंटर ऑफ मास पूछना चाहते हो तो 0 होगा, और z सेंटर ऑफ मास पूछना चाहते हो तो 0 होगा। सारा मास किस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। इसलिए अगर कोई y सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता है तो क्या लिखेगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4। और y है ही नहीं। इस रॉड में कोई भी मास ले लो, यहां का मास, यहां का मास, यहां का मास, सबका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। सबका z कोऑर्डिनेट कितना है, 0। कोई फॉर्मूला भी लगाएगा तो क्या पाएगा, 0। केवल क्या मिलेगा, x सेंटर ऑफ मास इज नॉट 0, इसका वैल्यू मिलेगा। तो निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। तो ध्यान से सुनना, x सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, क्या तरीका होगा। तो हम तो यार ऐसा चीज पढ़े थे x सेंटर ऑफ मास निकालने का। x सेंटर ऑफ मास इज m1x1 प्लस m2x2 और ऐसा, एंड अपॉन व्हाट, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसा। बट यहां पर तो हमको m1 m2 m3 दिख ही नहीं रहा, क्या करें, हमको तो ये कॉन्टिन्यूअस मास दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यूअस मास को ढेर सारे छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ लेंगे और उनको हम समझेंगे m1 m2 m3 m4 m5 m6 ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x दूरी पर एक dx थिकनेस का, कितना थिकनेस, dx थिकनेस का एक छोटा सा यहां पर मास मानते हैं, और इस मास का बच्चों नाम रखते हैं, मान लो dm। तो क्या तरीका होता है, मान लो अगर ऐसा हमारा सिस्टम होता, ऐसा, यहां पर m1 होता, यहां पर m2 होता, यहां पर m3 होता, यहां पर m4 होता, यहां पर m5 होता, और ऐसा कोऑर्डिनेट x1 होता, x2 होता, x3 होता, x4 होता, ऐसा। तो इसका ये फॉर्मूला होता हमारा m1 इंटू x1 m2 इंटू x2। मतलब क्या कर रहे हैं, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई, और मास को बच्चों पोजीशन से मल्टीप्लाई कर करके और जोड़ते जा रहे हैं। तो जोड़ना को मैथ में इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे, देखो इस मास को, छोटे से मास को, dm को, मास को इसके पोजीशन से मल्टीप्लाई, यहां का x कोऑर्डिनेट हमने कितना मान लिया, x। तो मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है। तो हम यहां पर बोलेंगे सबको जोड़ देना है, मतलब क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन। एंड अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे सारे मास का सम होगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे नीचे जो तुम्हारे जैसा dm 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 हर जगह जो dm 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 बनेगा, उस dm को मैं जोड़ दूंगा, और ये बन गया x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला।
ऐसे मान लो कोई रॉड वाई की तरफ होता तो उसको हम लोग क्या निकालते, वाई सेंटर ऑफ मास। क्या अंतर आता, डीएम इंटू एक्स नहीं मिलता, क्या मिलता, वाई। तो डीएम इंटू वाई का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अगर जेड सेंटर ऑफ मास कोई रॉड ऐसे बाहर निकला होता तो उसको लिखते हैं हम लोग डीएम मास इंटू जेड, दूरी को क्या लिखते, जेड। तो वो आगे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली y center of mass is integration of dm into y upon integration of dm, and z center of mass is integration of dm into z upon integration of dm. एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास, अगर कहीं कॉन्टिन्यूअस बॉडी मिलेगा तो हम लोग यही अपना थ्योरी अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग अपना वैल्यूज को निकाला करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, मैं ऐसा आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। चलो अब मैं इसको मैंने न्यूमेरिकल बना लिया, जो मैंने तुमको भी समझाया था। एक रॉड है, एन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। यूनिफॉर्म रॉड मतलब 1 सेंटीमीटर लेंगे, अगर उसमें 1 kg मास होगा तो अगला 1 सेंटीमीटर में 1 kg ही मास होगा, अगला 1 सेंटीमीटर में 1 kg ही मास होगा। तो जो ये यूनिफॉर्म रॉड का अपना मतलब समझ लो, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब हम समझ रहे हैं क्या, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हम जानते हैं सो न करते हैं। पहला तो एकदम क्लियरली लिखेंगे, y सेंटर ऑफ मास इज 0, z सेंटर ऑफ मास इज 0। क्या मिलेगा, बोलेंगे x सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और थोड़ा समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहां से x दूरी पर मैं कोई पार्टिकल ले लूंगा जिसका थिकनेस मैंने कितना ले लिया, dx, और यहां का मास मैंने कितना मान लिया, dm। अब बच्चों देखना dm का वैल्यू कितना होगा, और dm का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस क्लास 2 वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंस मास इन लेंथ l इज m, इसलिए मास इन यूनिट लेंथ, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, m बाई एल। भाई एल लेंथ का m मास तो 1 लेंथ का m बाई एल, और इसलिए dx लेंथ का, इसको पूरा लिख देते हैं अच्छे से, पहली बार आपके सामने है, आगे से हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। इसलिए मास इन dx लेंथ कितना होगा, बच्चों जब हमको यूनिट लेंथ का मास पता है तो dx लेंथ का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। dx लेंथ का मास का हमने क्या नाम रखा है, dm। dx लेंथ का मास का नाम क्या रखे, dm। dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx, m बाई एल इंटू dx। अब हमारा x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x एंड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, हम पढ़ चुके हैं। की सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, dm इंटू एक्स अपॉन, अब जिसका वैल्यू पुट करो, बोलो dm का वैल्यू कितना, m बाई एल इंटू डी एक्स एंड अपॉन दिस इज m बाई एल और dx। लिमिट फ्रॉम 0 टू, बोले x का, x ही वेरिएबल है, x तो वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक x है, 0 से लेकर l तक, तो x का वैल्यू 0 से l,
x का वैल्यू 0 से l। यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया m/l, बच्चों कॉमन ले लो, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to l अपॉन m/l, दिस इज dx, दिस इज 0 to l, m/l से m/l कैंसिल, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट फ्रॉम 0 to l अपॉन x, dx इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट फ्रॉम 0 to l। इस चीज को सॉल्व करते हैं, x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया 1/2 तो कांस्टेंट, अंदर क्या आएगा l² - 0² अपॉन x का अपर लिमिट l - 0, this is 1/2, l² - 0² is l² and upon l, l से l कैंसिल एंड दिस इज l/2। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला, l/2 पर। ये तो मुझे पहले से पता था, इतना बनाने की जरूरत क्या थी, मैं तो आपको खाली सिखा रहा था कैसे बनाया जाता है। हमसे कोई कहेगा कि एक यूनिफॉर्म मोटाई का रॉड है, उसका सेंटर कहां पड़ेगा, उसका सेंटर पे उसका सेंटर पड़ेगा, हो गया। जैसे बच्चों सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। जैसे मान लो पेन है, तो मैं कहां पर हाथ रखूं कि पेन बैलेंस हो जाए, ये मैंने हाथ रख दिया, देखो पेन बैलेंस हो गया। मतलब क्या है कि बस यहीं पर इस पेन का क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर तुमको एक यूनिफॉर्म मोटाई का रॉड दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कहां पर इस पूरे रॉड के मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, तो जवाब क्या होगा, अगर मोटाई हर जगह सेम है, इसका मतलब जितना मास इधर उतना मास इधर, मतलब पोजीशन कहां मिलेगा, बीच में। हमारा तो ऐसे ही आंसर आ गया। तो हम तो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, ये मैंने बस आपको करके दिखाया। आपकी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर लिखिए, भाई अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, सेंटर पर मिलेगा। तो बच्चों अगर हमको यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना हो, कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे l/2, और y सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे 0, और z सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे 0, एंड दिस इज आंसर। नोट कर जाएंगे। बच्चों हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं, सब में बताना है लोकेट सेंटर ऑफ मास। इन सब के बारे में रॉड दिया है, सुनो रॉड दे और कोई इंफॉर्मेशन ना दे अगर, तो तुम मान के चलना कि यूनिफॉर्म रॉड है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके बारे में कंडीशंस दिया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का इक्वेशन क्या है। तो वैसे मैं तो लिख दे रहा हूं कि आपका ये यूनिफॉर्म रॉड है, बट बच्चों मे बी कि अगर यूनिफॉर्म रॉड टाइप, नॉन यूनिफॉर्म टाइप कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो मान के चलोगे कि रॉड यूनिफॉर्म है। तो दिस ऑल आर द यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड। यहां पर दिया है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास पर यूनिट लेंथ इज, उसका नाम माना है लैम्डा, लिखा है x + 4 kg/m। आपका रॉड यहां से लेकर यहां तक है, ये कोऑर्डिनेट है 6,0। आप सबका आंसर जो समझ में आता है सबसे लिखिए खुद से। चलो ये तो हम लोग अभी डिराइव किए थे। यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पर होता है, इसलिए बच्चों सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर पर होगा, कितना मिल जाएगा 5, y सेंटर ऑफ मास 0, z सेंटर ऑफ मास 0, दिस इज आंसर। इसमें बोलो सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या लिखें, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पर होता है, कुछ ये 6 है और ये 18 है, तो इसका लेंथ कितना हो गया 12, इसके ठीक बीचों बीच ये पूरा है 12 मीटर, इसका आधा कितना होगा 6 मीटर। इसका मतलब यहां से कोऑर्डिनेट देखें तो 6 और 6, बच्चे इसका सेंटर हो गया 12,0 पर। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 12,0,0 मीटर। इसमें यूनिफॉर्म रॉड है, 4 से लेकर 10 तक कितनी लंबाई हो गई 6, इसका सेंटर कहां पड़ेगा बीच में, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 3, तो ये है 4 मीटर और ये 3 मीटर, सब मिलाकर ये हो गया सेंटर की दूरी y ओरिजिन से
7 मीटर एलोंग वाई एक्सिस। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो गया 0,7,0 मीटर। और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आता। हमने अभी जो डेरिवेशन पढ़ा था वो यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा था। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर नहीं होता। इसलिए हमारे लिए अपने आप में एक न्यूमेरिकल हो गया, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको लिखिए, इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। इसका तो भाई मुझे कोई शॉर्टकट रूल तो पता नहीं है, तो लगाते हैं जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसके लॉन्ग पहले अपना रॉड मान लिए। बच्चा हमारा रॉड का कोऑर्डिनेट ऐसा है 6,0। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस रॉड को देखते ही हम बोलेंगे क्या क्या बताओ। तुम्हारा y सेंटर ऑफ मास 0, तुम्हारा z सेंटर ऑफ मास 0, क्योंकि तुम्हारा सारा मास x पर है, इसलिए तुम्हारा केवल x सेंटर ऑफ मास नहीं देगा। क्या लिखा जाए? दिस इज dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। मानते हैं बच्चों? देखो तो यहां से कितना दूरी पर, x दूरी पर मैंने कोई थिकनेस लिया dx, जिसके अंदर मास है dm। तो dm का वैल्यू बोलो क्या होगा? यूनिट लेंथ में मास पर यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ में लैम्डा मास, तो dx लेंथ में कितना मास? इसको चाहो तो लिख लो, मास इन यूनिट लेंथ कितना दिया है? लैम्डा। इसलिए मास इन dx लेंथ लैम्डा dx, मतलब जो मैं dm बोल रहा हूं दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो बच्चों उसको लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा इंटू dx, dm के बदले इतना इंटू x का इंटीग्रेशन अपॉन dm का वैल्यू लैम्डा dx। एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू पुट करो। कितना दिया लैम्डा का वैल्यू? x प्लस 4। दिस इज x प्लस 4 इंटू एक्स डी एक्स, x प्लस 4 इंटू एक्स डी एक्स एंड अपॉन x प्लस 4 लैम्डा का वैल्यू x प्लस 4 dx। बोलो वेरिएबल कौन है? x। x की लिमिट कहां से कहां तक है भाई? कितना बड़ा रॉड है? 0 to 6। बच्चों अगर मान लो रॉड यहां से स्टार्ट होता है, यहां से 4 से लेकर कहीं 10 तक, तो लिमिट लेते हैं 4 to 10। जैसा तुमको x का वैल्यू दिया होगा वैसा लिमिट लोगे। यहां पर हमको रॉड 0 से दिखाई दे रहा है तो लेंगे 0 to 6, दिस इज 0 to 6। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x into x, x square plus 4x, this is dx and upon this is x plus 4 dx and limit is 0 to 6, 0 to 6। सॉल्व करते हैं इसको। बोलो x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? x क्यूब बाई 3 प्लस 4 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 6 एंड अपॉन नीचे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 6। तो बच्चों यहां से हमारा x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया। पहले बच्चों अपर लिमिट पुट करो, कितना पुट करेंगे बताओ? 6। दिस इज 6 क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये क्या हुआ? अपर लिमिट पुट किए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बोलो लोअर लिमिट में क्या मिलेगा? यहां भी 0, यहां भी 0, दिस इज 0 प्लस 0
एंड अपॉन नीचे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट है 6 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटू 6 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0। बोलो बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 को काट दो 2 से तो क्या बचेगा 6 इंटू 6 इंटू 2 36 इंटू 2 72। दिस इज 72 प्लस यहां पर मुझे 2 से कट गया, यहां बच गया 2 एंड 6 स्क्वायर इज 36, 36 इंटू 2 दिस इज 72 एंड अपॉन नीचे क्या बचा 6 इंटू 6 36, 36 बाय 2 18, 18 प्लस 24 दिस इज इक्वल टू 42। यहां से हम लोग का आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू 72, 72 कितना 144 एंड अपॉन व्हाट 42। मुझे कुछ कटता है तो काटो, देखो तो ये हमारा हो जाएगा 72, 2 से काटते हैं तो नीचे आ जाएगा 21, अभी और कटेगा 3 से काटो, ऊपर वाला आ गया 24 और नीचे वाला आ गया 7। दिस इज 24 बाई 7 मीटर। क्या आया हमारा ये एक्स सेंटर ऑफ मास। अब अगर हमको तीनों एक साथ लिखना है एक्स वाई जेड तो बोलो बच्चों यहां पर आंसर क्या लिखें, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट होगा 24 बाई 7 0, इतना मीटर। दिस इज आंसर। इस तरीके से हमको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मैं आप लोगों को और क्वेश्चन दे देता हूं, सुनो ध्यान से। तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं यहीं पर क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रिपीट अबव क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन को तुमको बनाना है। रिपीट अबव क्वेश्चन इफ, और इसमें पहला क्वेश्चन लैम्डा बराबर दिस इज 2x प्लस 1 kg पर मीटर, और दूसरा क्वेश्चन लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस x kg पर मीटर। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसा बनता है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है रॉड का तो आंसर तो पता है कहां पर, सेंटर पर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा करना, मतलब क्या करेगा, लेमडा का वैल्यू बदलता रहेगा। मतलब लेमडा का इक्वेशन टेढ़ा देगा, थोड़ा मैथ टफ हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू आसान देगा, मैथ आसान हो जाएगा। सब मिलाकर चाहे यूनिफॉर्म रॉड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो, दोनों क्वेश्चन बनाना आसान है। यूनिफॉर्म का आंसर सेंटर पर, नॉन यूनिफॉर्म का जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें लेमडा का वैल्यू दिया जाएगा। क्वेश्चन को आसान बनाना है, लेमडा का वैल्यू आसान देगा। क्वेश्चन को टफ बनाना है, थोड़ा मैथ को टफ कर देगा। यही वेरिएशंस होते हैं, नोट कर जाइए। अब देखो बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहो तो सबका डेरिवेशन कर सकते हो, थोड़ा बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे, हमारे एग्जाम के लिए किसी कम का नहीं है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो कुछ तो आपको आता भी है और कुछ हमको ध्यान रखना है। जैसे देखो पहला, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन यूनिफॉर्म रिंग, ऐसा रिंग जिसका मास सेम हो, हर जगह मोटाई सेम हो, इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो एक यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, उसके सेंटर पर पड़ेगा। अगला, सेंटर ऑफ मास एन यूनिफॉर्म डिस्क इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। एक डिस्क है बट यूनिफॉर्म है, थिकनेस हर जगह सेम है, पूछा जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां कंसीडर करें, उसके सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ले लो जिसमें हर जगह मास सेम हो, या हॉलो स्फीयर ले लो जिसके सरफेस पर हर जगह मास सेम हो। उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ये चारों का किसका किसका, यूनिफॉर्म रिंग का, यूनिफॉर्म डिस्क का, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ता है, इनके सेंटर पर पड़ता है। आगे कुछ इस पर हमको बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखो, अगर हॉलो हेमिस्फीयर है, खोखला हेमिस्फीयर,
तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से r/2 दूरी पर होगा, वेयर r इज द रेडियस। और अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 3r/8 दूरी पर होगा। आपको डेटा याद रखना चाहिए। ये आपका रेडियस है। अगर बच्चों कोन है, हॉलो कोन है, इसका रेडियस कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं रेडियस से, इसका रेडियस कुछ भी हो, हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो हाइट अगर h है तो बेस से h/3 दूरी पर होता है, बेस से h/3 दूरी पर। लेकिन अगर ये सॉलिड हो तो बेस से h/4 दूरी पर तुमको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो ये बेस से h/4, बेस से h/3, बेस से 3r/8 और बेस से r/2, सारी डिस्टेंस आपने बेस से निकाला है। आपको इन सबको ध्यान पर रखना होगा। अभी हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों, हमको 2 क्वेश्चन मिला। लोकेट सेंटर ऑफ मास, यही हमारा क्वेश्चन है। Where solid sphere and solid cone having same mass per unit volume, मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा तो मैं मास के बदले वॉल्यूम भी ले सकता हूं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 के बदले हम चाहें तो लिख सकते हैं v1r1 प्लस v2r2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दोनों ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो बच्चों ये देखो, हम ये पढ़ चुके हैं सॉलिड कोन का सेंटर कहां माना जाता है, तो उसके हाइट के 1/4 पर, मतलब बोलो इसका कितना ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास माना जाएगा, r। सॉलिड स्फीयर का सेंटर कहां माना जाता है, इसके सेंटर पर। तो अगर मैं ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर ओरिजिन से मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मींस दिस लेंथ विल बी, बोलो कितना, 5r। 4r और r, दिस इज 5r। देखो बच्चों, सारा मास y एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए x सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जाएगा तो 0, y सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जाएगा तो 0। ऐसा है क्या, y के लॉन्ग सारा मास है, y सेंटर ऑफ मास इज नॉट 0, z सेंटर ऑफ मास इज 0। हमको ये निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। बोलो y सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाए, v1y1 प्लस v2y2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। अच्छा ये देखना ध्यान से, ये देखो ये और ये सेम दिख रहा है, ये और ये, मींस इसका रेडियस भी कितना है, r। अगर अलग होता तो क्वेश्चन में दिया होता, तो 1/3 पाई r²h, ये क्या मिला, v1। इसका मैंने नाम रख दिया, तुम्हारा नाम रहेगा 1, इसका नाम रहेगा 2। दिस इज v1 और y1, y कोऑर्डिनेट इज r, प्लस v2 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ इंटू इसका y कोऑर्डिनेट y2 कितना 5r अपॉन v1 प्लस v2 1/3 पाई r² h प्लस 4/3 पाई r³। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ जाएगा, कुछ कॉमन लेने लायक है तो लो। देखो तो ये π/3 इसमें भी है, π/3 इसमें भी है, r² इसके पास भी है, r² इसके पास भी है। निकालते हैं कुछ कॉमन, π/3 r², ऊपर से कॉमन ले लें, π/3 r², क्या बचा, hr प्लस π/3 r² कॉमन ले ली तो क्या बचा, 4 × 5 20 एंड एक r यहां बचा है, दिस इज 20r²।
चेक कर लो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर बाई 3 निकाल लिए तो एच आर बचा, यहां से पाई आर स्क्वायर बाई 3 निकाल लिए तो एक आर यहां बचा है, 4 इंटू 5 20 और आर इंटू आर स्क्वायर एंड अपॉन, नीचे चलते हैं, पाई बाई 3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बोलो क्या बचा, पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच बचा, एच प्लस पाई बाई 3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4r। अब ये हमारा कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, बोल बच्चों h का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, h बराबर 4r, दिस इज 4r इंटू r प्लस 20r स्क्वायर एंड अपॉन 4r प्लस 4r, this is 4r square and 20r square, 24r square and upon 4r and 4r, this is 8r, और बच्चों इसको काट देंगे तो बच जाएगा 3r, मतलब x सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया 3r और x सेंटर ऑफ मास है 0, z सेंटर ऑफ मास है 0, मीन्स हमारा एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, तीनों को मिलाकर लिखना है तो लिखेंगे 0, 3r, 0, सेंटर ऑफ मास इज, यहां से हम लोग लिख देते हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास इज 0, 3r, 0 एंड दिस इज आंसर। तो बच्चे इसको नोट करिए और इसको अपने से करिए, आप सेम मैंने पलट दिया, स्फीयर कोन ऊपर नीचे कर दिया, नोट कर जाइए।